जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे आरसीसी के, और ये बेहतरीन क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 11 से और आगे के क्वेश्चन हम अपने डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद। जो हमारी स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये चार ऑप्शन हमारे पास हैं, आप अपना आंसर चूज कर लेंगे। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज कर दें तो उससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इंक्रीज द फाइननेस ऑफ सीमेंट। जो पार्टिकल होता है सीमेंट का जो साइज़ होता है पार्टिकल का, अगर हम उसको और ज़्यादा फाइन कर दें तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। या फिर हम डिक्रीज़ कर दें क्यूरिंग टाइम, या फिर हम डिक्रीज़ कर दें साइज़ ऑफ एग्रीगेट। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल होगा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कंक्रीट होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं कंक्रीट से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ की हम बात करें, जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होती है वो आप लोग की इंक्रीज होती है, इंक्रीज द फाइननेस ऑफ सीमेंट। अगर जो आपका पार्टिकल है सीमेंट का, अगर आप उसकी फाइननेस को बढ़ा दो, यानी कि पार्टिकल का साइज जो है उसको और छोटा कर दो आप, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो इंक्रीज हो जाती है। अब सर कंक्रीट होता क्या है। तो देखिए कंक्रीट की अगर हम बात करें तो कंक्रीट जो होता है हमारे पास सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर और एड मिक्सचर, जब इन सबको हम कंबाइन करके एक पेस्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो कंक्रीट होता है इसका अगर हम इलास्टिक मॉडुलस की बात करें तो इलास्टिक मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो IS 456 जो है वो हमको बोलता है कि अगर आपको इसका इलास्टिक मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए 5000 अंडर एफ सी के हमारे पास होता है। एफ सी के क्या होता है सर, तो एफ सी के होता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है ये हमारे पास मेगा पास्कल में होती है। आपने देखा होगा M20 M25। तो ये 20-25 जो है ये आप लोग की क्या है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। वहीं पर बात करें पीसीसी की, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, तो सर इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, तो 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। आरसीसी की बात करें तो इसमें रेनफोर्समेंट यूज कर लेते हैं तो इसकी डेंसिटी थोड़ा बढ़ जाती है, जो कि कितनी हो जाती है, 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाती है। पॉइजन्स रेशियो की बात करें कंक्रीट का तो कितना होता है, 0.15 से लेकर के 0.2 तक होता है। और अगर हम इसकी मीन स्ट्रेंथ निकालें तो मीन स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे पास एफ सी के प्लस के 1.65 सिग्मा होती है। जहाँ पर सिग्मा जो होता है हमारे पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एफ सी की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, और एम जो होता है हमारे पास वो मीन स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद बात करें कंक्रीट के दो फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है हमारे पास वर्केबिलिटी और एक होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये इंपॉर्टेंट होती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें वर्केबिलिटी की, तो वर्केबिलिटी का मतलब होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कितना अच्छे से हम कंक्रीट के साथ वर्क कर पा रहे हैं, वो हमारी किसको बताता है, वर्केबिलिटी को। तो इस वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि स्लम्प टेस्ट होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, वीवी टेस्ट होता है, और फ्लो टेबल टेस्ट होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो इन सब टेस्ट के बारे में हम अपना पढ़ते रहेंगे कि क्या इन टेस्ट के स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लियर। तो इतना आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इससे रिलेटेड आप लोग का कंक्रीट से रिलेटेड के कंक्रीट होती क्या है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, फाइननेस ऑफ सीमेंट क्या होता है, क्यूरिंग पीरियड क्या होता है, और साइज ऑफ एग्रीगेट जो होता है किस तरीके से अफेक्ट करते हैं आप लोग का स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को। तो चलिए एक बार इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए जनरली अगर हम बात करें कि हमारा गुड वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है, तो अच्छा जो वाटर सीमेंट रेशियो आप लोग का माना जाता है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू 0.45 से लेकर के 0.6 के बीच है तो आप मान सकते हो कि यहाँ पर आप लोग का वाटर सीमेंट रेशियो एकदम बेस्ट माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें फाइननेस ऑफ सीमेंट, अगर हम फाइननेस कर दें सीमेंट की तो उसके हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी वजह से देखिए जो ब्लीडिंग होती है आप लोग की वो कम हो जाती है। जो कंक्रीट में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग क्या होता है, तो मैंने आप लोग को बताया था जो सेपरेशन ऑफ वाटर होता है, सेपरेशन ऑफ वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, ब्लीडिंग बोलते हैं। और जो हमारे पास सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट होता है, सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है। साथ में जो फाइननेस ऑफ सीमेंट होती है वर्केबिलिटी को भी क्या कर देती है, हमारा इंक्रीज कर देती है, और जो स्ट्रेंथ होती है उसको भी क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। तो ये होता है हमारा फाइननेस ऑफ सीमेंट का। उसके बाद हम बात करें क्यूरिंग की, तो देखिए क्यूरिंग जो होता है एक आप लोग का क्या होता है, सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारा जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए जितना वाटर रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं, क्यूरिंग वाटर अपना बोलते हैं। अब देखिए अगर ग्रेटर साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट होगा तो ग्रेटर स्ट्रेंथ हमको कंक्रीट की देखने को मिलेगी। इसमें दो कंडीशन हमारी लाई करती हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए वो प्रॉपर ग्रेडेड होना चाहिए, यानी कि वो प्रॉपर ग्रेड में होना चाहिए, वेल ग्रेडेड आप लोग का होना चाहिए, यूनिफॉर्म ग्रेडेड नहीं होना चाहिए।
साथ में हम बात करें तो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो होना चाहिए, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जो भी स्ट्रक्चर मेंबर आप बना रहे हो, आप बीम बना रहे हो, आप कॉलम बना रहे हो, आप स्लैब बना रहे हो, क्या बना रहे हो, तो उसमें जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होना चाहिए वो शुड नॉट मोर देन 1/5 लीस्ट साइज, यानी कि लीस्ट डायमेंशन ऑफ मेंबर। यानी कि जो भी आप सपोज आप बीम बना रहे हो तो बीम की जो लीस्ट डायमेंशन है उसके 1/5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोर्स एग्रीगेट का, या उस एग्रीगेट का जो साइज है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमको वहाँ पर क्या देखने को मिलती है, ग्रेटर स्ट्रेंथ देखने को मिलती है अपनी कंक्रीट की। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंक्रीट के, और अलग अलग एग्जामिनेशंस में ये हमको बार बार देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोल रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर FCR एंड द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है आप लोग का, ये क्या होती है, एक टाइप की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की। क्या होती है सर, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, जिसको हम क्या लिखते हैं, FCR से लिखते हैं। और मैंने आपको बताया था टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की, ये आप लोग की 3-4 तरीके की होती है, जैसे कि फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये लास्ट वीडियो में बताया था। और जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, मॉडुलस ऑफ रप्चर हम अपना इसको बोलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी ये मेंशन किया हुआ है, अगर हम बात करें फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ आल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रप्चर, हम उसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं। और इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द लोडिंग एट विच क्रैकिंग स्टार्ट होना स्ट्रक्चर। और ये आप लोग की किसके बारे में बताती है, जिस लोडिंग कंडीशन पर आप लोग की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्रैक्स देखने को हमको मिलती हैं, उस स्ट्रेंथ के बारे में ये रिप्रेजेंट करती है। जब हम इसके लिए टेस्ट करते हैं तो एक स्पेसिमेन प्रिपेयर करते हैं, जिसका जो साइज़ होता है वो 150 बाई 700 mm का होता है। और ये जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है आप लोग का, या फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर को निकालने का जो तरीका होता है, वो 0.7 √FC के हमारे पास होता है। और FC के क्या होता है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। ये मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आप लोग को स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 66% जो आपकी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ आई है उसका 66% ले लो। और अगर आपको डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप क्या करो, जो आपकी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ आई है उसका 50% ले लो। तो 50% ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आप ले लोगे तो भी आप लोग को क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। और याद रखना, इनके लिए मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो आती है, और देन आप लोग के पास जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो आती है। ठीक है, ये हमारे पास इनका सही ऑर्डर भी होता है। तो ये लास्ट वीडियो में मैं आप लोग को सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि अगर आपको मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालना है तो उसका जो सही फॉर्मूला होगा वो 0.7 कितना होगा, FCK होगा। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमसे क्या बोल रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एज़ कम्पेयर टू 150 mm क्यूब। देखिए हमारे पास एक 100 mm क्यूब है और एक 150 mm क्यूब है। तो 100 mm क्यूब की जो स्ट्रेंथ होगी वो 150 के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ज़्यादा होगी। 150 के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ज़्यादा। अब यहाँ से सर हमारे पास स्ट्रेंथ क्या होती है, पहले तो सर हमको यही समझा दो कि स्ट्रेंथ क्या होती है। तो देखो भाई, स्ट्रेंथ होती है हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। कोई भी बॉडी मेंबर या कोई भी बॉडी कितना परमिसिबल, कितना मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कैरी कर सकती है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर सकती है, वो उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। अब सर होता क्या है, जैसे जैसे हमारा क्यूब का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होती है, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी कम होती जाती है। कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब सर आपके कहने से होती है कि आप इसको करके भी दिखा सकते हो, तो मैंने कहा रुको देखो हम अभी इसको करके भी दिखाते हैं। देखो हमको जो है मैंने आपको बताया मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो होती है वो किसके बारे में बताती है, तो वो हमको बताती है स्ट्रेंथ के बारे में। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही केसेस में इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो देखो एक तरफ हमने 100 mm का क्यूब लिया, एक तरफ 150 mm का। तो स्ट्रेस हम निकालेंगे तो लोड अपॉन एरिया, लोड हमने यूनिट लोड ले लिया, तो एरिया जब इसका लेंगे तो 100 × 100, तो ये स्ट्रेस आई। वैसे इसका 150 का निकालेंगे तो लोड अपॉन एरिया, एरिया 150/150, तो ये आई। तो इन दोनों में से हमारा जो सिग्मा 1 है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, सिग्मा 2 से। तो इसका मतलब पहली बॉडी जो है वो हमारी ज़्यादा स्ट्रेस कैरी कर रही है, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस हम अलाउ कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि जितना क्यूब का साइज छोटा होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, और जितना बड़ा होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी कम होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978। देखो ये पुराना कोड है हमारा, अभी जो हम फॉलो करते हैं वो IS 456 2000 ये कोड हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है नहीं। लेकिन ये पुराने कोड की बात कर रहा है, रिवाइज होने से पहले के कोड की हमारी बात कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड 456 1978 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी टेकन एज। तो इनमें से बताना कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सही होगा। तो सर एक क्वेश्चन तो ये बना कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये बना कि सर जब हम IS कोड 456 2000 यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से कौन सा आंसर होगा, और जब अब पुराना कोड है तो उसके हिसाब से कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले तो समझो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है। देखो जब हम अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, सपोज हमने माइल्ड स्टील के लिए बनाया तो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से बन करके आया। तो ये जो हमारे पास स्ट्रेन है और ये हमारे पास स्ट्रेस है, तो इसका जो स्लोप होता है थीटा, इसको हम निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है इसी को क्या बोलते हैं हम ई जो होता है यंग मॉडुलस, और यहीं पर जो यंग मॉडुलस होता है इसी को हम क्या बोल देते हैं सर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, जो IS कोड 456 1978 है, इसके अकॉर्डिंग होता है EC इज इक्वल टू 5700 अंडर रूट FC के, जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो अगर हम बात करें 2000 के अकॉर्डिंग तो उसके अकॉर्डिंग होता है 5000 अंडर रूट FC के, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कोई इनमें ऑप्शन है नहीं, तो ये हमारा नए कोड के हिसाब से हो जाएगा और ये हमारा पुराने कोड के हिसाब से हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और ये हमारे पास जो वैल्यू हैं वो भी मैंने आप लोगों को नए कोड और पुराने कोड दोनों के कोड के हिसाब से बता दिए, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना, जो आपको मैंने माइल्ड स्टील का बताया था वैसे ही सेम हमारे पास क्या होता है, कंक्रीट के लिए भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, जो कि कुछ इस तरीके का हमारा लिया जाता है। और यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेन होता है वो पैराबोलिक होता है, स्ट्रेस पैराबोलिक होता है 0.02 स्ट्रेन की वैल्यू तक। और जो मैक्सिमम स्ट्रेन देखने को मिलती है कंक्रीट में वो कितनी होती हैं, तो 0.0035 ये मैक्सिमम स्ट्रेन हमारी होती हैं। और इसके आगे जैसे ही कंक्रीट जाता है हमारा तो वो क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेन होती है, और 0.002 वैल्यू तक क्या रहता है हमारा कर्व पैराबोलिक रहता है। और ये अब तक 50 बार एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट। इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट, जो हमारा मॉइस्चर है अगर हम इसको बढ़ाएं कंक्रीट में अगर हम इसको बढ़ाएं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, डू नॉट चेंज इन स्ट्रेंथ, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो भाई, अगर आप ज़्यादा वाटर कंटेंट भी प्रोवाइड करा देते हो, ज़्यादा वाटर अगर आप दे देते हो तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सर स्ट्रेंथ कैसे कम हो जाती है, तो देखो जब आपने क्या करा, कंक्रीट को प्रिपेयर करा और उसमें वाटर आपने ज़्यादा दे दिया, तो जब आपने वाटर ज़्यादा दे दिया, अब धीरे धीरे होगा क्या, कंक्रीट ड्राई होना शुरू होगी और उसमें जो वाटर होगा वो एवोपरेट हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, भाप बन के वाटर बाहर निकल जाएगा। और जब भाप बन के वाटर बाहर निकल जाएगा तो वहाँ पर क्या बन जाएंगे, हमारे वॉइड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, वॉइड्स बन जाएंगे। और जब वो वॉइड्स हमारे बन जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रेंथ है हमारी वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब एक खोखली हो जाएगी ना अंदर से, अगर हमारे पास हो जाएंगे तो ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है। तो इसकी वजह से क्या होती है, हमारी स्ट्रेंथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे बोल रहा है, एज कंपेयर टू ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ ऑफ पोजलैनिक सीमेंट। यानी कि जो ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके कंपैरिजन में हमको बताना है यूज़ ऑफ पोजलाना सीमेंट जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो सर ये बताओ सीमेंट क्या होता है। तो देखो भाई, सीमेंट जो होता है वो एडिसिव बाइंडिंग मटेरियल होता है। अब सर ये एडिसिव बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है, तो देखो एडिसिव बाइंडिंग मटेरियल होता है जो डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल को बाइंड कर लेता है। जैसे कि एक तरफ आप देखो तो कंक्रीट पत्थर हो गया और एक तरफ स्टील हो गया, तो दोनों ही मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग है। एक तरफ एग्रीगेट है और एक तरफ आप लोगों का सीमेंट है, लेकिन फिर भी इनको क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल को बाइंड कर लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिसिव बोलते हैं। तो सीमेंट जो होता है एडिसिव बाइंडिंग मटेरियल होता है। अब बात करें हम OPC की, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, और PPC की, पोजलाना पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट की अगर हम बात करें,
तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए जो ओपीसी होता है या फिर हम बात करें पीपीसी की, पहले पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट जो होता है ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपैरिजन में रिड्यूस कर देता है वर्केबिलिटी? नहीं भाई, वर्केबिलिटी को बढ़ा देता है। एक बात बताओ, ओपीसी था हमारे पास पहले पुराने टाइम में, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट था, अब उसकी जगह पर हम पीपीसी यूज़ कर रहे हैं, पोर्टलैंड पोजुलानिक सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी कोई तो खास बात होगी। और हम क्या चाहेंगे कि हमारी वर्केबिलिटी ज़्यादा हो कि कम हो? हम तो यही चाहेंगे ना, वर्केबिलिटी अच्छी हो हमारी, यानी कि कंक्रीट के साथ काम करना आसान हो। तो वर्केबिलिटी हम चाहेंगे कि अच्छी हो, लेकिन ये कह रहा है कि वर्केबिलिटी को रिड्यूस कर देता है? नहीं भाई। इंक्रीज ब्लीडिंग, इंक्रीज कर देता है ब्लीडिंग को? नहीं भाई, ब्लीडिंग को कम कर देता है। हम ये चाहेंगे कि हमारा कंक्रीट से पानी बाहर आ जाए निकल करके? नहीं चाहेंगे ना। तो पीपीसी जो होता है कम कर देता है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज द श्रिंकेज, जो श्रिंकेज होता है उसको कम कर देता है। तो बिल्कुल जो आपका पीपीसी होता है हमने ओपीसी की जगह पर इसीलिए तो यूज़ करा क्योंकि ये करता क्या है, आपकी जो श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है कम कर देता है, यानी कि जो श्रिंकेज होता है उसको कम कर देता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन साथ में इंक्रीज भी करता है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अगर आपको क्या करना है, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनानी है जहाँ पर वाटर आपको रिटेन करके रखना है, रोक करके रखना है, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, पीपीसी यूज़ कर सकते हो, पोर्टलैंड पोजुलानिक सीमेंट यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है, अच्छी होती है। अब बात करें ओपीसी और पीपीसी की स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ में कुछ ज़्यादा वेरिएशन हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा पीपीसी होता है, पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट होता है, वो हमारी श्रिंकेज को क्या कर देता है, कम कर देता है। वर्केबिलिटी को बढ़ाता है, जबकि ये कह रहा कम कर देता है। यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज कर देता है ब्लीडिंग को, नहीं, ब्लीडिंग को डिक्रीज कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब सर सीमेंट से रिलेटेड और क्या पूछा जाता है एग्जाम में? तो सीमेंट से रिलेटेड पूछता है कि यूनिट वेट, आप बताइए सीमेंट का यूनिट वेट कितना होता है? तो 14.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। आपसे पूछेगा डेंसिटी बताइए सीमेंट की, तो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। सीमेंट की बात करें तो दो तरीके के मेनली होते हैं, हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट जो होता है ओपीसी, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है आप लोग का, वो कैसा होता है, या पीपीसी जो होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोलिक सीमेंट होते हैं। बाकी नॉन हाइड्रोलिक की बात करें तो जो पीओपी होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आप लोग का, ये नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट होता है। सर जब सीमेंट बनाया जाता है तो उस समय उसकी टेम्परेचर कितना होता है? तो 1400 से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, उसका टेम्परेचर होता है। और आजकल अगर हम बात करें कौन सी प्रोसेस यूज़ करी जाती है सीमेंट को बनाने के लिए, तो ड्राई प्रोसेस यूज़ करी जाती है। अब तक पता नहीं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राई प्रोसेस जो है, अब जो सीमेंट बनाते हैं वो किस प्रोसेस से बनाते हैं? तो हमारी सीमेंट बनाने की जो प्रोसेस होती है वो ड्राई प्रोसेस जो है उसको हम अपना यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट जो ओपीसी होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 10 आवर यानी कि 600 मिनट हमारे पास होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जो परसेंटेज ऑफ वॉइड होते हैं सीमेंट में वो कितने होते हैं? तो 40% होते हैं। और जो टॉलरेंस होता है मेजरमेंट में, यानी कि सीमेंट का टॉलरेंस, यानी कि कितना उसमें एक तरीके से आप कह सकते हो कि गड़बड़ी मेंशन कर सकते हैं कि इतना ऊपर नीचे हुआ सीमेंट लेने देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो होता है +-2%। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। अब सर हमारे पास जो पीपीसी होता है, पोजलैनिक पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ये बनता कैसे है? तो ये बनता है ओपीसी, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, इसमें हम पोजलैनिक मटेरियल अपने ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, पीपीसी बन जाता है। अब सर ये पोजलैनिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? तो एक फ्लाई ऐश होता है सर, और एक हमारे पास क्या होता है, वोल्केनिक ऐश होता है। और याद रखना जो भी पोजलैनिक मटेरियल होते हैं इनके अंदर कोई भी हमारी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्लियर? तो आई होप आप लोग को जितना मैंने बताया ये क्लियर हुआ होगा। चलिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं यार, याद रखना आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। तो यार गाइज आप लोग बस कंटिन्यूसली मेहनत करते रहो, लगे रहो, चीज़ों को जोड़ते रहो। छोटी छोटी चीज़ों को देखो, होता क्या, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब आप चीज़ों को ज्वाइन करते जाओगे ना, थोड़ा थोड़ा करके जब आप पढ़ते जाओगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो सिविल इंजीनियरिंग जब मैं पढ़ता था मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, लेकिन जब मैंने चीज़ों को लिंक करा ना तो मुझे पता चला कि यार सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एक दिन को मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग कैसे पढ़नी चाहिए, तब आप लोग क्लियर होगा। सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, आप लोग को कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, एक के बाद एक करते जाओ, सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। समझ रहे हो?
तो देखिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है होली आने वाली है, तो होली ऑफ़र जो है हमारे एप्लीकेशन पर वो एक्टिवेट हो चुका है, जिसमें आप लोगों को देखिए ये हमारे एक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का प्राइस चल रहा था 35 रुपीज़ की। यहाँ पे मैं PDF आपको प्रोवाइड करा रहा था कंप्लीट। दूसरा कोर्स चल रहा था गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन चल रहा था, जिसका जो प्राइस था वो 399 रुपीज़ था। बट अभी होली ऑफ़र की वजह से ये प्राइस ड्रॉप हो गया और यहाँ पर आप लोग को 1 रुपी पर डे में, ध्यान से सुनो, 1 रुपी पर डे में कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 1 रुपी पर डे में गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट PDF सॉल्यूशन बुक से भी कम प्राइस में, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप लोग को ये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है और साथ में आप 100 रुपी का यहाँ पे कैश प्राइस भी जीत सकते हो। जैसे ही आप परचेज करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को कूपन कोड मिलेगा और वो आप लोगों का क्या है, उसमें कैशबैक भी मिल सकता है फ्लिपकार्ट के लिए, कुछ भी आप लोग को वहाँ पे 100 रुपीज़ का। तो समझ रहे हो 1 रुपी से भी पर डे में आप लोग को यहाँ पे गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो कोर्स होगा आप लोग को अब केवल और केवल 365 रुपीज़ का मिल रहा है। ये सिर्फ होली ऑफर है, मैं आप लोग को फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट चांस है इनरोल करने का। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एप्लीकेशन की, जिसका नाम है VIP सिविल गुरु। वहाँ से जा करके आप इसको विजिट कर सकते हो। साथ में मैं आप लोग को बोलूँ कि आप लोग को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, या आप प्ले स्टोर पर जा कर के भी आप VIP सिविल गुरु सर्च करोगे तो वहाँ पर आप लोग को एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर हमें कॉल भी करके आप, और अगर कोई क्वेरीज है आप लोग की दिक्कत आती है कोर्स ज्वाइन करने में, तो आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके हमसे पता कर सकते हो। साथ में दूसरा कोर्स चल रहा है हमारा सिविल इंजीनियरिंग 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट। इसको नाम दिया है हमने 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट। ये एक नंबर कोर्स है, बेहतरीन कोर्स है। इसका जो प्राइस है आप देख सकते हो 649 चल रहा है, लेकिन अभी ये आप लोग को होली ऑफर की वजह से सिर्फ और सिर्फ 599 रुपीज़ का मिल रहा है। तो आप जा कर के लॉग इन कीजिए यार। एक तो प्राइस पहले से ही इतना कम था, लेकिन फिर भी होली है तो सब लोगों की होली अच्छी होनी चाहिए, तो ये मैंने प्राइस ड्रॉप किया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। और यहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेशन भी मिलने वाला है, सिर्फ ऐसा ही नहीं, आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप व्हाट्सअप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, प्ले स्टोर पर जा करके सीधे भी सर्च कर सकते हो VIP सिविल गुरु, ठीक है। तो चलिए आगे हम वीडियो में अपना बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बोल रहा है एड मिक्सर विच कोज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट आर कोल्ड। देखिए हमारे पास क्या होते हैं, एड मिक्सर होते हैं, कुछ क्या होते हैं एड मिक्सर। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम कंक्रीट बनाएंगे तो कंक्रीट बनाने में हम क्या यूज करेंगे, हम सीमेंट यूज करेंगे, हम एग्रीगेट यूज करेंगे, हम वाटर यूज करेंगे, हम सर एड मिक्सर यूज करेंगे। अब ये जो एड मिक्सर है ये इसी की बात कर रहा है कि ये जो एड मिक्सर होता है इसमें जो अर्ली सेटिंग के लिए और हार्डनिंग के लिए जो कंक्रीट होती है हमारी, उसमें जो रेस्पॉन्सिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्केबिलिटी एड मिक्सर बोलते हैं, एक्सीलेटर बोलते हैं, रिटार्डेसर बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं एयर एंट्रेनिंग एजेंट बोलते हैं। तो देखो भाई, जो अर्ली स्ट्रेंथ और हार्डनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, एक्सीलेटर बोलते हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ। देखो जो एड मिक्सर है दोनों मेनली दो तरीके के हैं, एक एक्सीलेटर और एक क्या है, रिटार्डर, सही है। अब देखो जो एक्सीलेटर होते हैं, एक्सीलेटर का मतलब क्या होता है, जल्दी सेट होना। क्या होता है, जल्दी सेट होना। अगर कोई चीज़ जल्दी सेट हो रही है तो उसका सेटिंग टाइम क्या होगा भाई, कम होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से समझो, थोड़ा सा दिमाग दिमाग पर जोड़ दो। अगर कोई चीज़ जल्दी सेट हो रही है, जल्दी सेट होना है, तो उसको सेट होने में कम टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बिल्कुल। जो एक्सीलेटर होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और ये हमारा होता कौन सा है, तो कैल्शियम क्लोराइड, याद रखेंगे CaCl2 क्या होता है, एक्सीलेटर होता है। घोल के पी जाओ, CaCl2 क्या होता है, एक्सीलेटर होता है, CaCl2 एक्सीलेटर होता है। 50 बार एग्जाम में पूछा गया है, क्लियर। अब उसके बाद आता है रिटार्डर। रिटार्डर क्या होता है सर, तो रिटार्डर जो होते हैं देर से सेट होना। क्या होता है सर, देर से सेट होना। देर से सेट अगर कोई चीज़ होगी तो मतलब उसको सेट होने में बहुत टाइम लग रहा होगा, तो मतलब उसका सेटिंग टाइम क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जो रिटार्डर होते हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं सेटिंग टाइम को। क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं सेटिंग टाइम को। तो मतलब जिप्सम जो होता है और शुगर जो होता है, जिप्सम और शुगर जो होता है ये रिटार्डर होते हैं हमारे। क्या होते हैं, रिटार्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एक एक पॉइंट को, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एड मिक्सर विच प्रोलोंग द सेटिंग एंड हार्डनिंग। जो सेटिंग और हार्डनिंग को बढ़ा दे, जो सेटिंग और हार्डनिंग को आप लोग का क्या कर दे, बढ़ा दे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, प्रोलोंग। प्रोलोंग का मतलब होता है देखो रिटार्डर।
प्रोलोंग मतलब होता है रिटार्डर। रिटार्डर क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं सेटिंग टाइम को, ठीक है। प्रोलोंग मतलब बढ़ाना, तो सेटिंग टाइम को अगर बढ़ाना है तो मैंने आपको बताया रिटार्डर जो होते हैं वो सेटिंग टाइम को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिप्सम। क्या हो जाएगा, जिप्सम, क्योंकि बोल रहा है सेटिंग टाइम और हार्डनिंग को हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो बढ़ाना है तो रिटार्डर, क्योंकि रिटार्डर का मतलब क्या होता है, रिटार्डर का मतलब होता है आप लोग का, यहाँ पे देखो मैंने अभी बताया देर से सेट होना। क्या होता है, देर से सेट होना। रिटार्डर का मतलब क्या होता है, देर से सेट हो। अगर देर से सेट होगा तो सेटिंग टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो वही तो यहाँ पे कह रहा है। देखो रिटार्डर प्रोलोंग, हमें सेटिंग टाइम बढ़ाना है, तो सेटिंग टाइम बढ़ाना तो क्या यूज़ करेंगे, रिटार्डर। और रिटार्डर कौन सा इन सब में से, जिप्सम। जिप्सम रिटार्डर है। दूसरा रिटार्डर क्या होता है सर, शुगर। शुगर दूसरा रिटार्डर होता है। जबकि कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, एक्सीलेटर होता है। क्या होता है, एक्सीलेटर। तो देखो एक माइनिंग सा डिफरेंस है यहाँ पे, इस चीज़ को आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूक सेटिंग सीमेंट, क्यूक सेटिंग सीमेंट होता है और एक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, RHS भी बोलते हैं इसको, रैपिड हार्डनिंग RHC भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूक सेटिंग सीमेंट जो होता है ये जल्दी सेट होना, क्या होता है, जल्दी सेट होना, यानी कि कोई चीज़ जल्दी सेट हो रही है। तो जैसे कि इसका क्यूक सेटिंग सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 5 मिनट होता है, 5 मिनट में सेट हो जाएगा। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, 30 मिनट। हद से 30 लेगा, कम से कम 5 मिनट लेगा सेट होने में, सेट हो गया। एक होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी स्ट्रेंथ गेन करना। यहाँ पे सेट जल्दी होता है और यहाँ पे स्ट्रेंथ जल्दी गेन करता है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है वो स्ट्रेंथ जल्दी गेन करता है, जबकि क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है वो जल्दी सेट होता है। और याद रखना, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है इसकी 1 डे की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो इक्वल होती है 3 दिन की जो OPC की स्ट्रेंथ होती है। जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, जितनी वो 3 दिन में स्ट्रेंथ गेन करेगा ना, वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट उतनी 1 दिन में स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ये पावर है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, समझ रहे हो आप। तो ये डिफरेंस होता है क्विक सेटिंग और रैपिड हार्डनिंग में। और एक्सीलेटर और रिटार्डर में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ वॉइड इन सीमेंट। तो सीमेंट में कितने परसेंटेज ऑफ वॉइड होते हैं, तो 40%। अभी तो आपको बताया था, देखो आप पूरे फोकस के साथ नहीं पढ़ रहे हो। मैंने सीमेंट की डेंसिटी बताई, यूनिट वेट बताया, डेंसिटी बताई, हाइड्रोलिक नॉन हाइड्रोलिक, टेम्परेचर, नाउअडेज, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना होता है, बताया था कि नहीं, 40%। और टॉलरेंस कितना होता है, +-2%। तो भाई पूरे फोकस के साथ पढ़ो, ध्यान यहीं रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर एज कंपेयर टू 28 डेज स्ट्रेंथ इज अबाउट। यहाँ पे कह रहा है 28 डेज की स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में 1 ईयर की जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी ज़्यादा होती है। तो देखो भाई, जो कंक्रीट होती है, मैं आपको टोली बताता हूँ, कंक्रीट 28 दिन में 99% स्ट्रेंथ गेन कर लेती है अपनी। जितनी स्ट्रेंथ उसको गेन करनी होती है उसका 99% 28 दिन में गेन कर लेती है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, 28 दिन में गेन कर लेती है। मैं आपको दिखाता हूँ, 28 दिन में अपनी स्ट्रेंथ का 99% गेन कर लेती है, जिसको हम FCK बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट की बोलते हैं। लेकिन उसके बाद भी लगभग 1 साल के अंदर अंदर कंक्रीट जो है अपना 20 से 25% स्ट्रेंथ और गेन कर लेती है। तो 20 to 25% और गेन कर लेती है, किसमें, 1 ईयर में। किसमें गेन कर लेती है, 1 ईयर में। और कंक्रीट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है इसका, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की डेंसिटी, RCC की डेंसिटी। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है इसका, 0.15 से 0.2 होता है। मीन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ दो मेन फैक्टर होते हैं कंक्रीट के हमारे। तो स्ट्रेंथ में 2 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और ये हमारे पास टेस्ट होते हैं जो वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो इतना सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया। और याद रखिएगा, जो 3 दिन की स्ट्रेंथ होती है वो हाफ होती है FCK की, 7 डेज़ की 2/3 होती है FCK की, 14 डेज़ की जो होती है वो 9/10 होती है, और 28 डेज़ में FCK मिल जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये आप लोग की टेबल है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, क्योंकि वीडियो भी आप लोग का लगभग 30 मिनट्स का हो गया है, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो 30 मिनट से ऊपर का जाए, क्योंकि इतने बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, होली ऑफर चल रहा है, जाने मत देना। फिर बोलते हो कि सर ऑफर दे दो, ऑफर दे दो, ऑफर चल रहा है, इससे कम में और क्या मिलेगा यार। 1 रुपये पर डे में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने को मिल रही, इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ। ऑल इंडिया एक प्लेटफॉर्म मुझे आप दे दो जहाँ पर आप लोग को ये सब मिल रहा हो, एक प्लेटफॉर्म आप मुझे बता दो। वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइएगा कि सर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है कि नहीं, मेरा कंटेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है। बस आप लोग कमेंट करते हो ना तो दिल खुश हो जाता है। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आधे लोग होते हैं सर मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि आप बेहतरीन कंटेंट दे रहे हो, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। प्लीज़ यार ऐसा मत सोचो, ठीक है, मुझे भी खाना खाना होता है,
थोड़ा सा सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।